नमस्कार दोस्तों। अब जैसे ही गदर 2 रिलीज हुई पाकिस्तान के अंदर, अब ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, स्मॉल विलेज वाली बात हो गई है। तो जैसे ही कोई चीज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है कि भाई ये मूवी आने वाली है, तुरंत ही इंडियंस को तो पता चलता ही है, पाकिस्तानियों को भी पता चल जाता है। और कई सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स यही काम करते हैं, ये खामखा तारीफ करना इंडियन मूवीज़ की और कुछ व्यूज़ बटोर लेना। चलिए वो भी ठीक है, सब कुछ जायज़ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बंटाधार इसलिए हो पड़ा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक भी मूवी बन नहीं रही है। ना ही कोई एंटरटेनमेंट मूवी, ना ही इंडिया के खिलाफ मूवी, ना ही हिंदुओं के खिलाफ मूवी। एक समय था जब पाकिस्तान के अंदर मूवीज बनती थी, तब उन्होंने अच्छा खासा प्रोपोगंडा चलाया हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ वगैरह वगैरह, डायरेक्टली हिंदुओं को टारगेट किया है। इंडिया ने कभी ऐसे मुस्लिमों को टारगेट कभी नहीं किया, ऐसे वैसे किसी भी तरीके से इंडिया ने टारगेट नहीं किया है। लेकिन अब बन नहीं रही है, और ऊपर से इंडिया में मूवीज़ की 1500 से 2000 मूवीज़ बनती है हर साल, और उसमें कई सारी मूवीज़ ऐसी है जो पाकिस्तान का जो प्रोपोगंडा है उसको तोड़ती है। जैसे उरी थी, जैसे कश्मीर फाइल्स थी। कहने का मतलब ये है कि एक तो खुद के वहाँ कुछ बनता है नहीं, और इंडिया जो बना रहा है उससे तो डेफिनेटली उनको दिक्कत होने ही होने वाली है फ्यूचर में भी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जी जी मैडम। गदर 2 आई है और जी जी प्लीज आप रोहित इंडिया में तो रोहित प्लीज जरा सनी देओल जी से कहिएगा, पिछली बार जो हैंडपंप ले गए थे वो अभी तक वापस नहीं किया। वही अब हम यहाँ पे उनकी फिल्म चलने नहीं देंगे, बता रही हूँ मैं, मतलब इंटरनेट में भी नहीं चलने देंगे। वैसे तो खैर पाकिस्तान क्या में लग नहीं बात है। सकती आजकल, लेकिन ये कि हम बता रहे, हम जो हमारे पास एटम बम है ठीक है, लेकिन आप हमें हमारा जो हैंडपंप है वो सनी देओल जी से कहिए कि वापस करें। बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो लोगों को पता चलता रहता है इन चीजों का, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा अब भी जो है वो कोशिश उसकी यही होती है कि लोगों को खबर ना होने दी जाए कि इंडिया कितना डेवलप हो गया है, कितना आगे निकल गया है। तो उनका फोकस इसी पे होता है कि इंडिया को गरीब साबित किया जाए, ये साबित किया जाए कि वहां पे बहुत से लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं और वहां पे टॉयलेट नहीं है। और उसमें मसला ये आता है कि हमारे यहाँ कई दफा मैंने कहा कि हम 25 करोड़ का मुल्क हैं और एक भी हमारे यहाँ एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है इंडिया पे। तो क्या हम जहालत की बुनियाद पर इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं? अब अमेरिका और सोवियत यूनियन की जब कोल्ड वार चल रही थी तो उसमें कितनी वो तवज्जो देते थे एक दूसरे के मुल्क को समझने के लिए। सोवियतालोजी एक बाकायदा सब्जेक्ट होता था अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, कि वो इनकरेज करते थे कि जो उनके ज़हीन तलबा हैं वो सोवियतालोजी की तरफ जाएं, रशियन लैंग्वेज सीखें, रशियन कल्चर को समझने की कोशिश करें, सोवियत पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें। और जब स्पुतनिक उन्होंने छोड़ा, जो पहला मैन मेड सैटेलाइट था, तो उन्होंने अपनी टीमें भेजी कि सोवियत्स जो हैं वो कैसे इतना आगे निकल गए हैं, इतना डेवलप हो गए हैं। तो उनको ये पता चला कि सोवियत सिस्टम में उनका जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें मैथ और फिजिक्स पे बहुत जोर था। तो हमने इंडिया की जो स्पेस डेवलपमेंट है उससे कुछ सीखने के बजाय, हमारे उस वक्त के साइंस के मिनिस्टर थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि उनका ये क्या काम था और उनका जो है ये मिशन नाकाम हो गया। हालांकि नासा तक ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने जितने खर्चे से हमने किया था उससे शायद 10 गुना कम खर्चे पे उन्होंने ये किया। एंड वो क्या कहते हैं, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। तो आज उनका कल नाकाम हुआ, आज हो सकता है कामयाब हो जाए, लेकिन उन्होंने एक एफर्ट की। तो हम क्यों नहीं वो एफर्ट कर पा रहे? हम क्यों पीछे रह गए हैं? हमारे यहाँ उस तरह के इदारे क्यों नहीं है जिस तरह के इंडिया में हैं? आईआईटीज की बात होती है, फिर आईआईएम्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो 60s में शुरू हो गए थे बनने, और आईआईटीज 50s में शुरू हो गए थे। और हमारे यहाँ जो है, मैं हैरान था, मैंने इंटरव्यू किया जनरल असद दुरानी का, तो वो ये कह रहे थे कि 5 आईआईटीज हैं। हालांकि वो बड़े बाखबर आदमी हैं। आपको पता है कि वो एमआई के चीफ रहे, फिर वो आईएसआई के चीफ रहे, फिर एम्बेसडर रहे, पढ़ते पढ़ते लिखने वाले आदमी हैं। इसके बावजूद उनकी इंफॉर्मेशन इतनी पुअर थी कि वो कहते हैं जी 5 आईआईटीज हैं। तो मैंने उनको बताया जी 20 से ज्यादा हैं। तो एक इतना बाखबर आदमी भी इतना बेखबर हो सकता है इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से। तो इसी तरह से रोहिदाद खान, हमारे जो सीनियर मोस्ट रिटायर्ड वो हैं ब्यूरोक्रेट, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये नहीं पता कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का कोई एग्जिट भी हुआ था, कोई एक्सोडस हुआ था। सो इस तरह की जब चीजें आपको सुनने को मिलती हैं, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हारून रशीद, उन्होंने एक दफा दुनिया टीवी पे कहा कि इंडिया की 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। हबीब अकरम जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा सर 40 जिले होंगे,
40 रियासतें नहीं होंगी। तो वो कहते नहीं नहीं मेरा होमवर्क इतना भी खराब नहीं है। और उस वक्त इंडिया में 29 रियासतें थी और उन्होंने 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चलवा दी। तो इस तरह का होमवर्क हमारा होता है। तो उसमें क्या एनालिसिस होगा और कितना एक्यूरेट होगा, यू कैन इमेजिन। ये सब जो होता है, इसमें हम जानते हैं कि खास नैरेटिव चलता है और चलता चला आ रहा है। कई 75 साल नहीं तो 50 साल से तो चल ही रहा हो। अच्छा, ये नैरेटिव इसलिए है कि क्योंकि हम उनके बराबर नहीं हैं। मेरा ये ख्याल है, आप इस पे डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि हम बराबर नहीं हैं और हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि झूठ-झाट बोल के और गलत-मलत दिखा के, तो चलो कुछ एक बड़ा वो जो चंक है उसको तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, हमेशा से बनाया हुआ है। तो इट्स ओके, हम इसमें से निकल सकते हैं इसका या निकल जाएँगे। पतली गली से निकलने वाला मामला। आप भी इसको ऐसे ही समझते हैं या आपके ख्याल में कुछ और है ये? जी, एक हमारे एम्बेसडर साहब हैं, वो इस तरह की बात करते हैं कि आज हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये कल हल हो जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये होगा कि भाई ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज है, लेकिन ऑप्टिमिज्म की कोई बुनियाद भी होनी चाहिए, कोई बेसिस भी होनी चाहिए। ऑप्टिमिज्म विदाउट फाउंडेशन, विदाउट एनी बेसिस इज स्टुपिडिटी। तो भाई आपने क्या क्या तैयारी की है? आप कर्जे पे आप जी रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आईएमएफ के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया, नहीं तो ना हमें दवाएं मिलती ना हमें पेट्रोल मिलता। तो भाई इन हालात में उम्मीद की किरण है तो कहां से है वो ऑप्टिमिज्म, कहां से आ रहा है? और अभी हमने जितने कर्जे जो हैं उनकी जो डेट सर्विसिंग जिसको कहते हैं वो पैसे देने हैं, वो कहां से आएंगे? दे हुँ। डोंट वांट टू फेस दीज टफ क्वेश्चंस। वो ऑप्टिमिज्म है उनमें एंड दैट ऑप्टिमिज्म हैज नो बेसिस। तो मैं तो नहीं समझता कि इस ऑप्टिमिज्म, जब तक कि आप एक पैराडाइम शिफ्ट नहीं करेंगे, पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई ऑटोमेटिकली कोई इंप्रूवमेंट आने वाली है। सो वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी सुराख में गड्ढे में गिर जाएं तो उसको स्टॉप डिगिंग एटलीस्ट, पहला स्टेप ये है। तो हमने तो वो जो है ये भी नहीं किया, हम तो गड्ढे में हैं और हम मुसलसल उसको खोदते जा रहे हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े जो एम्बेसडर्स, रिटायर्ड एम्बेसडर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, वो उनको कंफर्ट जोन अपना इतना अजीज है, वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे कोई शख्स भी अनकंफर्टेबल फील करे, कोई नाराज हो। तो इसका नतीजा यही है कि भाई ठीक है, वो तो बड़े कंफर्ट में है, अच्छी अच्छी नौकरियां उनको रिटायरमेंट के बाद भी मिल जाती हैं और रिटायर वो पेंशन भी अच्छी मिल जाती है, इज्जत भी है मुआशरे में, टीवी शीवी पे भी आ जाते हैं। तो क्या जरूरत है उनको भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने की, कोई अनकंफर्टेबल बात करने की? ठीक। लेकिन क्या आप को नहीं लगता कि अब इस इरा में, अब जिस पॉइंट पर हम पहुँच चुके हैं, तो हमारे वो नौजवान या वो लोग जो कभी इससे बेवकूफ़ बना करते थे, इस नैरेटिव से, अब उनकी आँखें भी खुल चुकी हैं। अब ये मुश्किल है कि ये वाला आप बयानिया ज़्यादा देर तक चला सकें। तो अगर नहीं चला सकेंगे तो क्या होगा कुछ बदलाव? क्या ये समझ में आने की आप समझते हैं कि कुछ ऐसा? उसमें बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेटली आपसे मिलते हैं तो आपसे एग्री करते हैं, लेकिन पब्लिकली वो बात करने के लिए तैयार नहीं होते। दैट इज अनदर ट्रेजेडी दैट वी हैव। एक एम्बेसडर साहब हैं, वो मुझे एक दफा कह रहे थे कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा सर आप आए मेरे शो में आए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं मैं कर सकता। सो इस तरह के जो मसाइल है ना, इसी तरह का एक मुझे वाकया जिया जलंधरी साहब ने सुनाया, जो हमारे एक ब्यूरोक्रेट थे, कि 60s में अयूब खान के दौर में हमें फिक्र हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। तो हमने एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई कि हम सेमिनार करवाते थे, डिस्कशंस करवाते थे, तो किस तरह से इन दोनों हिस्सों को करीब रखा जाए। तो उसमें हमने प्रोफेसर अहमद हसन दानी को बुलाया और उन्होंने बड़ा लच्छेदार लेक्चर दिया, खूबसूरत, और ये कहा कि कोई खतरा ही नहीं है अलहदगी का, ये तो दोनों भाई हैं, ये है वो है। तो मैं बड़ा खुश उनके पास गया। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, यू हैव पुट ऑल आवर फियर्स टू रेस्ट। तो आपने बड़ा अच्छा, वो आज कहते हैं मिस्टर जलंधरी, दिस वाज माय पब्लिक पोजीशन। सो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी क्या मतलब? क्या था? हाँ, माय प्राइवेट ओपिनियन इज डिफरेंट। उसने कहा जी क्या मतलब? कहते हैं कि ये दोनों हिस्से जो है ना, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मैंने कहा जी फिर व्हाट काइंड ऑफ टाइम फ्रेम डू यू हैव इन माइंड? कहता ज्यादा से ज्यादा 25 साल, और आपकी हमाकतों से ये वक्त जल्दी भी आ सकता है।
तो ऐसे लोग जो समझते हैं हालात को, जिनको अंदाजा होता है कि क्या मुश्किलात हैं और क्या तब्दीलियां जरूरी, वो बोलते नहीं हैं। उनको अपना कंफर्ट जोन अजीज होता है, वो मीठी मीठी बातें करते हैं। जो कड़वी बात करता है उसको कहते हैं ये गद्दार है। सो दिस इज वेरी इजी। उनको कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट करें। भाई आपने जो नैरेटिव बनाया है, इसको आप पाकिस्तान का नैरेटिव कह रहे हैं, इसको डिबेट ही कर लो कम से कम। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ द डिबेट? आपका नैरेटिव अगर मजबूत होगा तो दूसरे को डिफीट हो जाएगी। तो लेट द पीपल डिसाइड कि किसके नैरेटिव में कितनी जान है। आप जो हैं अब हमारे, वो आपको पता है ना, अब्दुल बासित साहब ने एक व्लॉग बनाया था, तो अब वो यही कहते हैं कि जी पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट करो। ओ भाई हाँ, कहते हैं क्रिटिसिज्म अच्छी चीज है, लेकिन क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि आप ने कब किया है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म? कहते हैं हम करते हैं। भाई कहां करते हैं आप क्रिटिसिज्म? आप तो कहते हैं मोर ऑफ द सेम, कि वही पॉलिसी जो हम 60-70 साल से लेके चल रहे हैं उसी को लेके आगे चलो। तो भाई किसने कहा था? आइंस्टाइन ने गालिबन कहा था कि जिस माइंडसेट के साथ आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसी माइंडसेट के साथ आप उसको हल नहीं कर सकते। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। और कश्मीर पे भी आप देख लीजिए, कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है।